सुबह का वक्त था। हवेली में पूजा की तैयारियां हो रही थी। जब ओजस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, शायद राजा साहब के परिचित। पर वे सब सफेद कपड़ों में आए थे और ओजस अपने बिजनेस सूट में था। ओजस उन लोगों को देखकर सोचने लगा कि क्या उसे भी कपड़े बदल लेने चाहिए थे। पर फिर उसने सोचा कि वह तो यहाँ बिजनेस के सिले में ही आया है। उसे कौन सा राजा साहब से रिश्तेदारी निभानी है। ओजस ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एक आदमी उसके पास आया और उससे कहा, आप मिस्टर कपूर हैं ना, जो दिल्ली से आए हैं जमीन के सिलसिले में। ओजस ने कहा, जी, मुझे राजा साहब ने आज आने के लिए कहा था। मैनेजर ने कहा, जी, मैं राजा साहब का मैनेजर हूँ। मुझे राजा साहब ने आपके बारे में बताया है। आपको पूजा तक इंतजार करना पड़ेगा, उसी के बाद रानी साहब पेपर पर साइन करेंगी। ओजस ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैनेजर ओजस को एक कुर्सी पर बिठाता है और उससे पूछता है, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? ओजस ने कहा, जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए। वैसे भी मैं यहाँ बिजनेस के काम के लिए आया हूँ, मेहमान बनकर नहीं। जैसे ही पूजा खत्म होगी, मैं अपना साइन लेकर चला जाऊंगा। मैनेजर ने कहा, जी, बिल्कुल। बस पूजा शुरू ही होने वाली है। ओजस मैनेजर से बात ही कर रहा था कि इतने में उसका फोन बज गया। उसने देखा तो वह मीरा की कॉल थी। ओजस ने मैनेजर से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरी मंगेतर का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मैनेजर वहां से चला गया। ओजस फोन उठाते हुए बोला, हाँ, मीरा। मीरा ने कहा, ओजस, मैं दिल्ली के बेस्ट बुटीक में हूँ, पर यहाँ का कलेक्शन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है और इतनी सारी ड्रेसेस देखकर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? ओजस मुस्कुराते हुए बोला, ओजस कपूर की मंगेतर होकर इतनी परेशान हो रही हो? किसने कहा था तुम्हें बुटीक जाने के लिए? तुम आराम से घर पहुंचो। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले इंडिया की बेस्ट फैशन डिजाइनर अपना लेटेस्ट कलेक्शन लेकर तुम्हारे सामने मौजूद रहेंगी। तुम्हें जो पसंद आए ले लेना, और हाँ, मेरे लिए भी कुछ देख लेना, वरना पता चला अपनी सगाई में मैं नाइटवियर में आऊंगा। मीरा ओजस की बात सुन कर हंस दी। मीरा ने कहा, तुम नाइटवियर में भी अच्छे लगोगे। ओजस और मीरा एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि ओजस की नजर सामने पूजा की जगह पर गई। राजा साहब सामने एक पटरी पर बैठे हवन में आहुति दे रहे थे। सामने किसी की तस्वीर लगी थी, जिसके ऊपर हार चढ़ा था, पर हवन की लपटों की वजह से तस्वीर सही से नजर नहीं आ रही थी। उसकी दूसरी तरफ दो औरतें सफेद साड़ी पहनकर बैठी थीं। उनकी पीठ ओजस की तरफ थी, इसलिए वह उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था। ओजस मीरा से फोन पर बात करते हुए उसी तरफ देख रहा था। जाहिर है, ओजस को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस यहाँ पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपना काम खत्म करके वापस जा सके। ओजस उस तरफ देखते हुए मीरा से बात ही कर रहा था कि इतने में मेन डोर को तोड़ते हुए 3-4 स्कॉर्पियो अंदर आ गईं। सबका ध्यान अचानक से उसी तरफ चला गया। ओजस भी हैरानी से उसी तरफ देख रहा था।
मीरा को भी इसकी आवाज आई। वह घबराते हुए ओजस से पूछती है, ओजस, ये कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है वहां पर? तुम ठीक तो हो ना? ओजस तो खुद हैरान था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने मीरा से कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने फोन काट दिया और सामने की तरफ देखने लगा। उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में गन। वे लोग पूजा वाली जगह पर बढ़ रहे थे, पर जैसे ही वे लोग वहां पहुंच पाते, इतने में राजा साहब के आदमी आ गए। ओजस को समझने का वक्त ही नहीं मिला कि इतने में वहां पर दो गुटों में लड़ाई हो गई। अचानक हुए इस हमले से ओजस पूरी तरह से हैरान था। पूजा में आए सारे मेहमान एक तरफ हो गए थे। ओजस भी उन्हीं के साथ खड़ा था। कुछ बॉडीगार्ड ने उन्हें कवर कर रखा था। ओजस ने वहां पर खड़े एक शख्स से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आदमी ने बताया, राजा साहब के दुश्मन के आदमी हैं। ओजस ने पूछा, ये लोग यहाँ आ कर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तभी पीछे से एक आदमी कहता है, राजा साहब का पुराना दुश्मन है वीरेंद्र सोलंकी। पुश्तैनी दुश्मनी है राजा साहब की वीरेंद्र से। दोनों राजघराने से हैं और दोनों ने एक दूसरे के वंश को खत्म करने की कसम खाई है। राजा साहब ने कई साल पहले वीरेंद्र के सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और अब वीरेंद्र राजा साहब के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक वह राजा साहब के परिवार की आखिरी वंश को नहीं खत्म कर देता, वह चैन से नहीं बैठेगा। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, अरे, राजा साहब का वंश भी अब कहाँ ही बचा है? लेदे के एक छोटे कुंवर साहब ही बचे हैं। तभी एक और आवाज आती है, अरे, तो ये वीरेंद्र के आदमी आज यहाँ ये करने के लिए आए हैं क्योंकि छोटे कुंवर साहब तो यहाँ है नहीं। वे तो कुछ साल पहले ही इस लड़ाई झगड़े की वजह से सबसे दूर चले गए थे। दूसरा आदमी कहता है, वे यहाँ पर बड़े कुंवर साहब की तस्वीर जलाने आए हैं क्योंकि उसका कहना है कि अगर इस परिवार में आगे कोई वंश हुआ भी तो वे अपने पूर्वजों की शक्ल भी ना देख पाए। ओजस उन सब की बातें सुन ही रहा था कि तभी एक औरत बोलती है, अरे, मर्दों की लड़ाई में जिसने सबसे ज्यादा खोया है वो तो रानी साहब और कुंवर रानी साहब हैं। तभी दूसरी औरत बोलती है, रानी साहब ने तो फिर भी अपनी जिंदगी देखी है बहन। पति का सुख मिला, बच्चों का सुख मिला। जरा सोचो उस अभागिन के बारे में। बेचारी की तो शादी वाले दिन ही पति की हत्या हो गई। ओजस हैरानी से उन औरतों की तरफ देखने लगा। तभी दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, क्या किस्मत लिखकर लाई थी। शादी का जोड़ा भी नहीं उतरा था कि विधवा का लिबास पहनना पड़ा। बेचारी की तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। अरे, सोचो उसके बारे में। अपने पति की लाश अपनी आंखों के सामने देखी है उसने। कुंवर रानी साहब के सामने ही तो दम तोड़ा था। इस बेचारी की तो गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई। बेचारी शादी के मंडप में बैठी तो सुहागन बनकर थी और उसी मंडप में इसके पति की हत्या कर दी। किसने सोचा था अपने ससुराल में पहला कदम विधवा बनकर लेगी। ओजस उन लोगों की बातें सुन ही रहा था कि तभी एक और धमाके की आवाज आई। सब हैरानी से सामने देखते हैं। जहां पूजा हो रही थी वह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी।
ओजस का ध्यान जाता है कि राजा साहब इस वक्त उन आदमियों से लड़ रहे हैं। इस उम्र में भी राजा साहब में वही फुर्ती थी जो कि किसी जवान आदमी में होती है। राजा साहब बराबर उन आदमियों से टक्कर ले रहे थे। तभी ओजस देखता है कि एक दूसरा आदमी पीछे से राजा साहब पर तलवार से वार करने वाला है। ओजस गार्ड्स को धकेलकर उस तरफ जाता है और साइड में पड़ी एक चेयर उठाकर उस आदमी के सर पर मार देता है। तभी कुछ और आदमी राजा साहब को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा साहब और ओजस बराबर उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे। राजा साहब ने भी देखा था कि ओजस उनकी मदद कर रहा है। ओजस आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक महिला छोटा सा कलश लिए छुपी हुई थी। उस कलश में अस्थियां थी। वह महिला उन अस्थियों वाले कलश को लेकर छुपी हुई थी। तभी कुछ आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में तलवारें थी। ओजस जब यह देखता है तो उस तरफ बढ़ता है। वह एक एक करके उन आदमियों को मारता है और उस महिला के पास जाकर कहता है, मांग जी, आप ठीक तो हैं ना? वह औरत ओजस को देखकर अपने आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, बेटा, मेरी बहू को बचा लो, वे लोग उसे मार देंगे। यह कहते हुए औरत एक तरफ इशारा करती है। ओजस देखता है तो वहां पर एक लड़की तस्वीर को अपने सीने से लगाए छुपी बैठी है। उसने अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा रखा था। ओजस को बस उसकी पीठ नजर आ रही थी। उसके पीछे दो लोग तलवार लेकर उसे मारने के लिए ही जा रहे थे। ओजस जल्दी से उनकी तरफ बढ़ता है। वह उन लोगों से लड़ाई करते हुए उस लड़की को बचा रहा होता है कि तभी उनमें से एक आदमी उसके हाथ पर वार कर देता है। ओजस के हाथ से खून निकल रहा होता है, पर फिलहाल उसे इस की कोई परवाह नहीं थी। वह एक बड़े से रॉड को उठाता है और उन लोगों के सर पर मार देता है, जिससे वे लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। ओजस पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है जो अभी भी डरी सहमी अपने चेहरे को तस्वीर के पीछे छुपाए बैठी थी। ओजस 2 कदम आगे जाता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, मैडम, आप ठीक हैं? लड़की कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ओजस फिर 2 कदम आगे जाता है और फिर उसे पूछता है, हेलो मैडम, आप ठीक हैं ना? अगर आप ठीक हैं तो प्लीज बाहर आइए वहां से। आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं आपके लिए। ओजस यह बोलकर वहां से जाने के लिए मुड़ता है। वह 2 कदम ही आगे बढ़ा होता है कि पीछे से आवाज आती है, ओजस। ओजस पीछे पलटकर देखता है। ओजस अपने होटल के कमरे में था। कमरे का माहौल गर्म था। ओजस ने पूरा कमरा तहस-नहस कर दिया था। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखें सर्द, लाल थीं। एक नजर में वह मौत का देवता लग रहा था। पूरे कमरे में बिखरी शराब की बोतलें बता रही थी कि वह नशे में था। फिर भी वह बुरी तरह कांप रहा था, मानो उसे किसी चीज की जरूरत थी। वह बेचैनी से अपने नाखूनों से शरीर को नोचने लगा था। उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसने अपने सर और गले को भी खरोंच लिया था। ओजस दर्द में तड़प रहा था। उसे ड्रग्स की तलब हो रही थी। उसे शरीर की बेचैनी जल्दी शांत करनी थी। वह खुद को नोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे की डोर बजी।
वह जल्दी से दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक पार्सल था। ओजस ने उसे जल्दी से पैसे दिए और पार्सल ले लिया। क्या बात है साहब, आपके लिए दिल्ली से फोन आया है। लगता है बहुत खास कस्टमर है, इसीलिए फोन आया है कि जितनी जल्दी हो सके माल पहुंचा दे आप तक। आदमी बोला। स्ट्रांग तो है ना? ओजस ने पैकेट लेते हुए कहा। एक नंबर का माल है साहब, पहली बार में ही जन्नत की सैर हो जाएंगे, आदमी बोला। उसने पैकेट लेकर दरवाजा बंद कर दिया। ओजस अगर दिल्ली में होता तो अपने लिए ड्रग मंगवा लेता, पर वह राजस्थान में था और यहाँ के बारे में उसे ज्यादा नहीं पता था। इसलिए उसने दिल्ली में फोन करके अपने सप्लायर से ड्रग्स राजस्थान भेजने को कहा, वह भी डबल पेमेंट में। ओजस पैकेट लेकर अंदर आया और जल्दबाजी में उसे फाड़ दिया। उसमें एक छोटी सी शीशी और एक सिरिंज था। ओजस ने वह इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया। कुछ सेकंड में वह सागर की तरह शांत हो गया। जहां अब तक उसके मन में बेचैनी, घबराहट और गुस्सा था, वहां वह अब एकदम शांत होकर बेड पर लेट गया। उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। आंखें एकटक सीलिंग को निहार रही थी और उन लाल आंखों से आंसुओं की बूंदें लुढ़ककर उसके चेहरे को भीगो रही थी। ऊपर से दिखने में ओजस शांत लग रहा था, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी फूटा पड़ा था। उसे याद आया कि 2 घंटे पहले राजा साहब की हवेली पर उसने जो देखा था वह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना था। 2 घंटे पहले ओजस उस लड़की को बचा रहा था जिसके हाथों में तस्वीर थी। ओजस ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, पर वह लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब ओजस ने देखा कि राजा साहब अभी भी कुछ लोगों से लड़ रहे हैं, तो वह उनकी मदद करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से वह लड़की उसे आवाज देती है, ओजस। ओजस पलटकर पीछे देखा। उसके सामने काम्या खड़ी थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह काम्या को देखकर एकदम से चौंक गया। एक पल में ओजस के लिए पूरी दुनिया रुक सी गई थी। उसकी काम्या उसके सामने खड़ी थी। ओजस काम्या को अपने सामने देखकर इतना खुश हुआ कि वह दौड़कर जाकर उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। ओजस जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वह होश में आया और अब उसका ध्यान काम्या के कपड़ों पर गया। सफेद साड़ी में खड़ी थी उसकी काम्या। ना कोई श्रृंगार, ना कोई गहना, आंखों में काजल नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं, कमर तक लहराते बाल उसके अब छोटे हो गए थे और उसने अपने हाथों में राजवीर की तस्वीर पकड़ी हुई थी, जिसके ऊपर हार चढ़ा था। काम्या को वैसे देखना ओजस के लिए मरने के बराबर था। ओजस को समझने में देर नहीं लगी कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा और काम्या विधवा हो चुकी है। भले ही वह राजवीर से नहीं मिला था, पर लंदन में काम्या के बर्थडे वाले दिन जब राजवीर काम्या को रिंग पहना रहा था, तब ओजस ने राजवीर को स्टेज पर देखा था। वह उस इंसान की शक्ल कैसे भूल सकता था जिसे उसने अपनी काम्या को दिया था। भले ही ओजस कभी राजवीर से नहीं मिला, लेकिन उसका चेहरा उसे अच्छे से याद था, क्योंकि पूरी दुनिया में राजवीर ही वो शख्स था जिसके पास उसकी काम्या थी। पर आज पूरे 1 साल बाद ओजस अपने सामने काम्या को ऐसे देखकर हैरान हो गया था। उसके लिए तो यह पल ऐसा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए।
ओजस अभी सदमे में ही था कि इतने में राजा साहब और रानी माँ उसके पास आए और कहा, शुक्रिया मिस्टर कपूर, हमारी पोतीबहू को बचाने के लिए। राजा साहब ने कहा। रानी माँ ने ओजस के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। तुमने न केवल मेरी बहू को बचाया है, बल्कि खानदान की इज्जत को भी बचाया है। अगर वो लोग इसे ले जाते तो ना जाने इसके साथ क्या करते। यह सुनते ही ओजस की मुट्ठियां कस गई थी। कहाँ तो कोई उसकी कामया पर एक उंगली नहीं उठा सकता था और कहाँ आज उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। मिस्टर कपूर, कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपने हमारी इतनी मदद की। आप फिक्र मत कीजिए, वह जमीन आप ही की है। मैं काम्या से कह दूंगा, वह पेपर पर साइन करके मेरे मैनेजर के हाथों आपके पास भेजवा देगी। राजा साहब ने कहा। ओजस का ध्यान एकटक काम्या पर ही था और उसकी आंखें इस वक्त सर्द लाल हो रही थी। काम्या लगातार जमीन को घूर रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नजर उठाकर ओजस को देखे। फाइनली सस्पेंस क्लियर हो गया। कुंवर रानी साहब कोई और नहीं, काम्या है। जहां ओजस अपने और मीरा के रिश्ते को एक मौका दे रहा था, अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा था, वहीं अचानक से उसका गुजरा हुआ कल उसके सामने आ जाता है। कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, बने रहिए कहानी में आगे। ओजस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पूरे होश में आने पर उसने एकटक छत को निहारा। उसे एहसास हुआ कि यह उस का कमरा नहीं है। ओजस ने अपनी नजरें इधर-उधर घुमाईं। पता चला कि वह एक अस्पताल के कमरे में है। वह अस्पताल कब और कैसे आया, उसे कुछ याद नहीं था। वह तो होटल के अपने कमरे में था, फिर अचानक अस्पताल कैसे आ गया, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसका सिर इतना भारी हो रहा था कि वह कुछ याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी सोफे से उठकर कमल उसके पास आया और उसे देखकर कहा, आपको होश आ गया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कमल कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने ओजस को चेक किया और उससे पूछा, कैसा फील कर रहे हैं आप? ओजस ने धीरे से कहा, डॉक्टर, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, बोल तो हथौड़ा मार के सारा दर्द एक बार में ही खत्म कर देता हूँ। सभी ने पीछे देखा। ओजस ये देखकर हैरान हो गया। पीछे ऋषि खड़ा था और गुस्से में उसे देख रहा था। ओजस जब अपने होटल के कमरे में वापस आया था, तो होटल के स्टाफ ने उसे देखा था। लेकिन बहुत देर बाद भी ओजस अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो कमल थोड़ा परेशान हो गया। जैसे ही कमल ओजस के कमरे की तरफ गया, वह किसी से टकरा गया। यह वही आदमी था जिसने ओजस को ड्रग्स दिया था। कमल बिना किसी पर ध्यान दिए ओजस के कमरे की तरफ गया। बहुत देर तक कमल ने ओजस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कमल को घबराहट होने लगी थी क्योंकि वह ना तो दरवाजा खोल पा रहा था और ना ही कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने होटल स्टाफ को बुलाया। मैनेजर मास्टर की लेकर आया और दरवाजा खोला। रूम की हालत देखकर कमल सन्न रह गया। जैसे ही वह अंदर गया और ओजस को अधमरे हालत में बिस्तर पर पड़ा देखा, तो वह एकदम घबरा गया। कमल ओजस के पास गया,
उसकी हार्ट बीट चेक की और उसे उठाने की कोशिश की। उसकी सांसें तो चल रही थी, पर उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कमल ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल में एडमिट कराया। एम्बुलेंस से ही उसने ऋषि को कॉल कर दिया था। ऋषि डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि उसके पास कमल का फोन आया। कमल से ओजस की हालत जानकर ऋषि खुद घबरा गया, लेकिन इस वक्त उसके सामने प्रियंका, आराध्या और बड़ी माँ थी। उसने खुद को नॉर्मल रखते हुए बड़ी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा अभी। ऋषि के ऐसा कहने पर सब उसे हैरानी से देखने लगे, पर ऋषि बिना किसी पर ध्यान दिए चुपचाप अपने कमरे में गया और जल्दबाजी में तैयार होकर निकल गया। आराध्या उससे पूछना चाहती थी कि वह कहाँ जा रहा है, पर उसे मौका ही नहीं मिला। वह अपने ऑफिस गया क्योंकि उसके ऑफिस में ही उसका हेलीपैड बना हुआ था, जहां पर चॉपर उसका इंतजार कर रहा था। जब ऋषि जयपुर पहुंचा और अस्पताल में ओजस को देखा, तो वह खुद हैरान हो गया क्योंकि उसने कल रात ही ओजस से बात की थी और सब ठीक था। उसे कहीं से भी नहीं लगा था कि एक दिन बाद ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऋषि ने डॉक्टर से ओजस की हालत पूछी, तो डॉक्टर ने बताया कि ओजस ने ड्रग्स का हैवी डोज लिया था, इसीलिए उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही थी। वह सही वक्त पर ओजस को अस्पताल लाए थे, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। ओजस को होश आया और उसने ऋषि को बेचारे से चेहरे से देखा क्योंकि उसे पता था कि ऋषि इस वक्त बहुत गुस्से में होगा। ऋषि धीरे से उनके पास आया और डॉक्टर से कहा, बस ये मरना नहीं चाहिए, बाकी इसके हाथ पैर तोड़ दो। सारी जिंदगी लाठ के सहारे घूमना मंजूर है मुझे, पर इसे तिल-तिल मरता नहीं देख पाऊंगा। ऋषि की बात सुनकर ओजस ने अपनी नजरें नीचे कर ली। डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी मिस्टर नंदा, ये खतरे से बाहर है। फिलहाल तो हमने बचा लिया है, लेकिन फ्यूचर में अगर इन्होंने ड्रग्स जैसा कुछ हैवी डोज लेने की ट्राई किया, तो इन्हें बचा पाना शायद मुश्किल हो। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। डॉक्टर चले गए। अब उस कमरे में केवल ओजस, ऋषि और कमल ही थे। ओजस अभी भी नजरें नीचे करके बैठा हुआ था। ऋषि का गुस्सा उसे देखकर धीरे धीरे और बढ़ रहा था और वह एकदम से ओजस पर चिल्लाते हुए बोला, अपने मुंह से कुछ बकवास मत कर। सॉरी, अचार डालू तेरे सॉरी का। ये कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा क्या बीतेगी हम सब पर? अगर तुझे कुछ हो जाता, अंकल को क्या जवाब देता मैं? अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। इतना स्वार्थी कब से हो गया तू? ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तेरी जान पर बनाई? कहा था ना तुझसे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, मुझे बताना, हम बैठकर बात करेंगे। कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तूने वादा किया था कि कभी ड्रग्स नहीं लेगा। इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया। ऋषि का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऋषि को जब पता चला था कि ओजस की हालत बहुत खराब है तो वह बहुत डर गया था। ऋषि के पास अपना खुद का चॉपर था, इसीलिए वह बिना देरी किए जयपुर के लिए निकल गया था। जब तक वह जयपुर पहुंचा, तब तक ओजस को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। ओजस ऋषि के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था और उसका गुस्सा होना जायज भी था, इसीलिए वह चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था।
जब ऋषि थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर उसने उससे कहना शुरू किया, मैं सच में तुमसे ये वादा तोड़ना नहीं चाहता था, पर हालात ऐसे बन गए। मैं भूल गया कि मैंने तुमसे ये वादा किया था कि मैं फ्यूचर में कभी ड्रग्स नहीं लूंगा। ऐसे कौन से हालात बन गए? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? एक बार मुझे बता। तुझे पता है तेरी हालत के बारे में मैंने अभी तक कपूर अंकल को, आराध्या को, यहाँ तक कि प्रियंका तक को नहीं बताया। तुझे तो अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, पर तेरे बारे में सोच सोच कर वो लोग अपनी हालत खराब कर लेते हैं। और अंकल का सोचा है, उन पर क्या बीती? पर तू क्यों किसी का सोचेगा? तुझे तो खुद की ही पड़ी है। जब कुछ देर तक ऋषि ने देखा कि ओजस कुछ नहीं कह रहा है, तो एक बार फिर उसका पारा हाई हो गया। अब बोलेगा भी? ये लगाऊं एक कान पर। तेरी मीरा से लड़ाई हुई क्या तेरी? मैं बात करूं उससे, मीरा से कुछ मत कहना। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या वजह है? ओजस को पता था कि जब तक ऋषि सारा सच नहीं जान लेता, वह चैन की सांस नहीं लेगा। अगर ओजस उसे खुद से भी नहीं बताता तो भी वह अपने तरीके से मालूम करवा लेगा। इसीलिए उसने थोड़ी सी हिम्मत की और ऋषि को बताना चाहा। ओजस ने कमल की तरफ इशारा किया तो कमल कमरे से बाहर चला गया। अब उस कमरे में केवल ऋषि और ओजस ही थे। वो ज़मीन नहीं मिली? नहीं मिली तो जाने दे। एक ज़मीन के लिए तूने बात ज़मीन की नहीं है, बात कुछ और है। तो क्या वजह है? ओजस को पता था कि जब तक ऋषि सारा सच नहीं जान लेता, वह चैन की सांस नहीं लेगा। अगर ओजस उसे खुद से भी नहीं बताता तो भी वह अपने तरीके से मालूम करवा लेगा। इसीलिए उसने थोड़ी सी हिम्मत की और ऋषि को बताना चाहा। ओजस ने कमल की तरफ इशारा किया तो कमल कमरे से बाहर चला गया। अब उस कमरे में केवल ऋषि और ओजस ही थे। वो ज़मीन नहीं मिली? नहीं मिली तो जाने दे। एक ज़मीन के लिए तूने बात ज़मीन की नहीं है, बात कुछ और है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात है? काम्या। काम्या का नाम सुनकर ऋषि हैरान और कंफ्यूज दोनों हुआ। ओजस के मुंह से अचानक काम्या का नाम सुनकर ऋषि कंफ्यूज हो गया। ऋषिः, काम्या? ये वही लड़की तो नहीं जिसकी तस्वीर तेरे अपार्टमेंट में थी, जिसके साथ तू लंदन में था? ओजस नजरें झुकाकर अपना सर हाँ में हिलाया। ऋषि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ओजस अचानक काम्या का नाम क्यों ले रहा है। ऋषि, उसका इन सब से क्या लेना देना? ओजस, काम्या मुझे मिली थी राजा साहब की हवेली पर। कुंवर रानी कोई और नहीं, काम्या ही है। वो जमीन काम्या के पति राजवीर की था। ऋषि, था? मतलब? ओजस, राजवीर अब इस दुनिया में नहीं है। ऋषि, व्हाट? ओजस ने ऋषि को सारी बातें बता दी, उसकी और काम्या की मुलाकात के बारे में और उसके उस रूप के बारे में जिसे देखना ओजस के लिए मरने के बराबर था। ऋषि यह जानकर चौंक गया कि काम्या विधवा हो चुकी है। हालांकि ऋषि कभी काम्या से मिला नहीं था, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि ओजस काम्या से कितना प्यार करता है। और काम्या को जब उसने ऐसा देखा होगा तो उस पर क्या बीती होगी। यह सोचकर ही ऋषि की आंखों में नमी आ गई। वह ओजस के पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। ऋषि के गले से लगते ही ओजस का सब्र का बांध टूट गया और वह फफक फक कर रोने लगा। ऋषि ओजस को शांत करवाने की पूरी कोशिश करता रहा, पर वह शांत नहीं हुआ। ओजस रोते हुए
मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था ना ऋषि, मैंने तो हमेशा उसके अच्छे जीवन की कल्पना की थी। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्यों उस वक्त उसके साथ नहीं था? ऋषि, शांत हो जाओ। जब शांत हो जाओगे तब बात करेंगे। इन सब में तेरी गलती नहीं है। यह सब तो नियति थी। जो होना था हो गया। अब अफसोस करके क्या फायदा? ऋषि ओजस से अलग हुआ और उसके आंसू साफ किए। ओजस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि काम्या को उस रूप में देखूंगा। तुझे पता है, उसे रंग बहुत पसंद थे। कभी भी बिना नेल पेंट के नहीं रहती थी। उसने अपने नाखूनों को भी रंग बिरंगा किया करते थे। दुपट्टे लेने जाती थी तो कितने सारे रंग के दुपट्टे लेकर आती थी। जिसलकी ने अपने पूरे घर को रंगों से सजाया था। आज मैं उस लड़की को बेरंग देख रहा हूं। 1 साल बाद उसे मिला हूं, वह भी ऐसे। ऋषि, ओजस, संभाल अपने आप को। ठीक है, काम्या को ऐसे देखना तेरे बर्दाश्त से बाहर है, पर यह हरकत करके क्या तूने काम्या के बारे में सोचा है? तुझे अचानक से अपने सामने देखकर उसने क्या फील किया होगा? ऋषि की बात सुनकर ओजस एकटक ऋषि को देखने लगा। ऋषि, तुम्हें तो अपने दिल का हाल मेरे सामने रो दिया। सोचा है काम्या के बारे में? वह किसके सामने अपना दुखड़ा रोएगी? जो तूने हरकत की है ना, अगर काम्या को भनक भी लगी कि उस की वजह से तू हॉस्पिटल में है, सोच उसे कितना बुरा लगेगा। वह कैसी है, किस हाल में है, यह सब जानने की वजह से तू ही उसकी चोट पहुंचा रहा है। सोचा तूने इस बारे में? ऋषि के इस तरह से सवाल पूछने पर ओजस गहरी सोच में चला गया। उसने सच में यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि काम्या इस वक्त किस हालत में है। दूसरी तरफ राजा साहब की हवेली। कहने को तो इस हवेली में ऐशोआराम की कोई कमी नहीं थी, बस किसी चीज की कमी थी तो वह थी सबके पास जिंदगी जीने की वजह। राजा साहब के पूर्वज मानपुर में राज किया करते थे। पूरे राजस्थान में उनका काफी नाम और रुतबा था। लोग उन्हें वैसे ही इज्जत देते थे जैसे कोई अपने भगवान को देता है। राजा साहब राज परिवार से थे, इसीलिए उनके दुश्मन भी काफी थे। उनसे पहले जो उनके पूर्वज राज करते थे, यह दुश्मनी उन्हीं के वक्त से चली आ रही है। अच्छे लोगों का दुश्मन कौन नहीं होता? तो वही राजा साहब और उनके परिवार के दुश्मन भी उन्हें खत्म करने के मकसद से घूम रहे थे। यह दुश्मनी कभी जमीन को लेकर होती थी तो कभी सत्ता को लेकर। राजा साहब एक राजा होने के साथ साथ राजस्थान से सांसद भी थे। जमीन जायदाद को लेकर तो उनकी दुश्मनी पुश्तैनी चली आ रही थी और अब सत्ता को लेकर उनके नए दुश्मन बनते जा रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि कब उनका कौन सा दुश्मन उन्हें मारकर सत्ता अपने हाथ में ले ले। पर अपने पुश्तैनी अहंकार के चलते वे किसी को कुछ समझते भी नहीं थे। यह अहंकार, रौब और ना झुकने का निश्चय, यह सब उन्हें विरासत में मिला था। जब बात उनके झुकने की आती थी तो यह बात सीधे उनके अहम को लगती थी जो उन्हें बिल्कुल नागवार था। इसीलिए सर झुकाने से बेहतर उन्हें सर कटवाना मंजूर था। उनकी इन्हीं जिद और अहम के चलते उनके कई अपनों को बलि चढ़ाना पड़ा। राजा साहब के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा माधव और छोटी बेटी माधवी। राजा साहब के लिए खानदान, बिरादरी,
यह सब उनके उसूलों में आते थे। उनकी बेटी माधवी जब कॉलेज में पढ़ती थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया। माधवी को अच्छे से पता था कि उसके पिता कभी उसके प्यार को ना समझेंगे, ना अपनाएंगे। इसीलिए माधवी ने उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। वह अपने पिता की बनाई इस झूठी दुनिया से दूर चली गई। राजा साहब ने भी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और ना कभी उससे मिलने की और ना ही कभी उसे ढूंढने की कोशिश की। राजा साहब की बहू और काम्या की सास विद्या सिंह चौहान 20 साल की थी जब राजा साहब के इकलौते बेटे माधव सिंह चौहान की शादी हुई थी। शादी के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। बड़ा बेटा राजवीर सिंह चौहान और छोटा बेटा रणवीर सिंह चौहान। जब राजवीर 13 साल का था और रणवीर 10 साल का, तब उनके पिता की गाड़ी को बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई। पति के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति और बिजनेस की बागडोर की जिम्मेदारी अब रानी साहब ने संभाल ली थी। उन्होंने इस बिजनेस को काफी अच्छे से संभाला। राजवीर ने भी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी मां के बिजनेस में पूरा साथ दिया। रानी साहब घर और बिजनेस दोनों बखूबी संभालती थी। लेकिन रानी साहब के छोटे बेटे रणवीर सिंह चौहान वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। जब उनके पिता को बम से उड़ा दिया गया तब उन्हें लगा कि अब उनके दादा शायद थोड़े नरम पड़ जाएंगे। शायद अब उनके अंदर यह झूठा अहम और अहंकार ना रहेगा। अब शायद खानदान और सियासत के नाम पर यह क्लेआम बंद हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रणवीर को अब उनके साथ रहने में घुटन सी होने लगी थी। इसीलिए उसने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहना जरूरी समझा। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजा साहब ने रणवीर को बिजनेस संभालने के लिए बुलाया था। रणवीर ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उनके ना बिजनेस की और ना ही उनकी जायदाद की जरूरत है। रणवीर उनके बनाई इस झूठी दुनिया में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने अपना कारोबार अपने दम पर शुरू किया था। आज रणवीर के मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता में अपने होटल थे। राजा साहब बहुत कोशिश करते हैं रणवीर को वापस बुलाने की, क्योंकि अब उनके खानदान का वह इकलौता वारिस है। पर रणवीर ने उनकी दुनिया में शामिल होने से साफ मना कर दिया।